कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुध को तल्ब किए जाने का इम्कान है। इजलास में तरमीम पर बहस की जाएगी। इस हवाले से आज मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से बहुत ही अहम मुलाकात हुई। कल मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है, जिसके बाद मुस्तविद को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, जिसमें मुस्तविदे पर गौर किया जाएगा। कमेटी में शामिल सियासी जमातों ने अपने अपने मुस्तविदे पेश कर दिए हैं। ताहिम तहरीक इंसाफ इस पूरे अमल से अलग थलग नजर आ रही है। JUIF और हुकूमत के माबैन जारी मुज़ाकरात में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला अब लग रहा है कि शायद हल होने की उम्मीद बढ़ रही है। इतलात ये है कि अगर हुकूमत अलग आईनी अदालत बनाने के बजाय खुसूसी बेंच पर आमादा हो जाए तो बदले में JUIF सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करने पर आमादा हो जाएगी। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम में हमारे मुस्तविदे पर ही कानून साजी होगी। हमारे मुस्तविदे के खिलाफ हम किसी तरमीम की इजाज़त नहीं देंगे। लेट्स वॉच मौलाना फजल रहमान। जिस तरह खत्म नबूवत के मसले में सुप्रीम कोर्ट से हमने दोबारा फैसला लिया, इसी तरीके से आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मुसवदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मुसवदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आईन साजी की इजाजत नहीं दे सके। इस तरह की कठपुतली असम्बलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। अगर मेरे आईन के साथ तुमने खिलवाड़ किया तो ये आवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवानों से घसीट कर बाहर लाए। बड़ी फायरी स्पीच मौलाना फजल रहमान की एक बड़े मजमे से बात करते हुए कहे तो मौलाना फजल रहमान इस हवाले से ठीक रहे हैं कि इस वक्त वो अपोजिशन और हुकूमत की तमाम जमातों से ज़्यादा ताकतवर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। वो अपेरेंटली एक माइनॉरिटी जमात हैं, लेकिन इस वक्त तमाम की तमाम जो मेजॉरिटी जमातें हैं उसी असम्बली में, जिसको कठपुतली कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान, बहरहाल नंबर गेम यही है, उसमें लीडिंग पोजीशन में इस वक्त मौलाना फजल रहमान है। हुकूमत पर इत्मीनान है कि इसी हफ्ते आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी, लेकिन वकला इसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनने जा रहे हैं। कराची में आज वकला की कन्वेंशन हुई, जिसमें आईनी अदालत को तस्लीम करने से इनकार करते हुए आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकी दे दी गई है। लेट्स वॉच दैट। हमें काले कोट पहनने की कोई जरूरत नहीं है, आग लगा दें इसको। अगर हमने इसी किस्म के अदालती निजाम का हिस्सा बनना है, ये एक बहुत बड़ी लंबी जंग है। कोई माई का लाल, ये तो एक पार्लियामान है, एक सेनेट है, एक कहता हूँ 10 पार्लियामान 10 सेनेट है। कोई माई का लाल ये अमेंडमेंट नहीं ला सकता। किस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी, वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। कोई आईन नहीं मानी जाएगी हुक्मरान तरफ से जब तक वो आवाम में लड़ाई है और हम सबको पता होने क्या है और सबकी राय। तहरीक इंसाफ ने बानी तहरीक इंसाफ से डॉक्टर्स की मुलाकात की उम्मीद पर आज डी चौक एहतजाज मुलतवी किया था, लेकिन हुकूमत ने डॉक्टर आसिम को मुलाकात की इजाज़त ही नहीं दी खान साहब से। बानी तहरीक इंसाफ के मौलज डॉक्टर आसिम आज अडयाला जेल पहुंच गए थे, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात हो जाए वो नहीं हो सकी। जेल के बाहर कई घंटे वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने उनकी मुलाकात नहीं करवाई। कल रात हमने देखा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने वीडियो पैगाम में कहा था कि हुकूमत की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ की डॉक्टर से मुलाकात की यकीन दहानी के बाद डी चौक एहतजाज हम ख़त्म कर रहे हैं। मगर फिर हमने देखा कि मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन पिम्स की डॉक्टर्स की मुलाकात हुई, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर खान की एक ट्वीट आई है जिसमें वो कह रहे हैं, और ये तकरीबन 8:10 पर ट्वीट आई है। वो कह रहे हैं कि 4 बजे 2 डॉक्टर्स की, जो कि एक ENT स्पेशलिस्ट थे, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने खान साहब को विज़िट किया अडयाला जेल में। हमें बता दिया गया कि थोड़ी देर पहले अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं और आज उन्होंने माशाल्लाह 1 घंटे एक्सरसाइज भी की है।
हम मेडिकल रिपोर्ट्स भी जल्द हासिल कर लेंगे और फिर वो आप लोगों से शेयर कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम लोगों का जो इस मुश्किल वक्त में बानी की सेहत याबी के लिए परेशान थे। अल्लाह आप सबका हाफिज़ व नासिर हो। ये बैरिस्टर गौहर की जो है ट्वीट है जो कि स्टार्कली इन कंट्रास्ट है इमरान खान साहब के बच्चों की मदर जमामा गोल्डस्मिथ। उन्होंने एक लंबी ही ट्वीट की और आप जानते हैं बड़े अरसे से वो इस हवाले से बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने पूरे डिटेल में बताया कि किस कदर परेशान हैं वो बाकी लोग और उनके ख़ास तौर पे दो साहबजादे कासिम खान एंड सुलेमान खान। और उन्होंने ये भी कहा कि 10 सितंबर से हमारा कोई राब्ता नहीं है। और फिर उन्हें उनकी हसन न्याजी के हवाले से बात की, उन्होंने अलीमा खान साहबा के हवाले से बात की। सो एक लंबी ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। आई कम टू यू अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुतमईन है आप पीटीआई? बैरिस्टर गौहर खान की ट्वीट से तो लिख रहा है कि सब बिल्कुल मुतमईन हो गए हैं आप। देखिए, मैं तो अपनी ज़ात की हद तक बात करूंगा और मेजॉरिटी हम लोग तो मुतमईन नहीं है जी। हमारे पास खबरें अच्छी नहीं हैं और इमरान खान साहब तो को 26वीं तरमीम से पैर वो बाहर नहीं निकालना चाहते। यानी एक छोटी सी बात है भाई, वो तो जब वो डॉक्टर मिले हैं तो इमरान खान साहब को डॉक्टर से मिलने से में क्या अर्ज था। और ये जो बताया जा रहा था, ड्रामा किया, थ्रेट की बातें हैं, फिर वो दो डॉक्टर मिलकर आ गए हैं ना, तो फैमिली को मिलाने में क्या अर्ज था। तो हम यानी बहसियत देखिए, मैं पार्टी की हैसियत से बात नहीं करना चाहता, मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के हवाले से और बाकी चीज़ों से बिल्कुल मुतमईन नहीं है कौम, और हमें डाउट्स और खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। आपने कहा हमारे पास खबरें अच्छी नहीं हैं, आज 2 डॉक्टर्स ने मुलाकात की, वो खबरें दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं 1 घंटे उन्होंने एक्सरसाइज भी की। आपकी खबरें किसकी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हैं? देखिए अब ये तो बैरिस्टर गौहर साहब आकर बता सकते हैं कि उन्हें डॉक्टर की बात पे एतबार करना है। तो अगर ऐसी कोई बात थी तो अपना डॉक्टर आसिम की मुलाकात करवाते ना। डॉक्टर आसिम को बाहर खड़ी रखा और उन्हें मुलाकात नहीं करवाई। तो ये देखें, ये तो बड़ी बात है। इमरान खान साहब की अपना जो साबका एहलिया और बच्चों के हवाले से जो बातें कह दी हैं, देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो उन्होंने अपना काम लेना था वो ले लिया, वो नहीं चाहते थे। और एसओ शंघाई तावन तंजीम के नाम पर वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं, 17 में वो लेके आ रहे हैं। उसी तरह 17 अक्टूबर का वो इजलास बुलाएंगे जो आपने वो लोग कहते थे भेड़ बकरियों की तरह मेंबर पार्लियामेंटेरियन को बिठाए रखा, नेशनल असेंबली को भी और सेनेट को भी। भैया आपको इतनी जल्दी क्या है? 25 मई की डेट जो डेडलाइन है वो इसी के बारे में हैं। लोग डरते हैं तेरी दुश्मनी से, हम तो तेरी दोस्ती से डरते हैं। वो फैसल सिद्दीकी ने बड़ा खूबसूरत एक शेर पढ़कर बताया है वो इस चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ अगर आप समझे और अगर आप बात देखें कि ये सारा जो प्लान है वो 26वीं तरमीम के लिए है। इमरान खान को जेल में भी रखा गया और मैंने तो कई टीवी में, आपके टीवी प्रोग्राम में भी यही कहता हूँ कि भाई हमने कोई ऐसा नारा नहीं लगाया कि हमने एसओसी होने नहीं देना। जो ओआईसी के नारे लगाते थे वो करें, हमें एहतजाज अपना करना चाहिए था। ये मेरा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। हमें एहतजाज हमारा बड़ा यानी साफ सुथरे तरीके से, कोई इसमें ना हमने को हंगामाराई करनी चाहिए थी, ना ऐसी कोई बातें होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया है तो पार्टी में सब लोग आपके साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो आपकी पार्टी के लोग आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है आप खामोश क्यों हैं, कोई कह रहा है आप मुल्क से बाहर आके इंतशार क्यों फैला रहे हैं, कोई कह रहा है आप घर आ जाएं, कोई कह रहा है तुम गद्दार हो, दूसरा कह रहा है नहीं तुम गद्दार हो। ये इस वक्त ये हो रहा है आपकी पार्टी में। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट बनते रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बनते रहे। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना दहशतगर्द हैं ना गद्दार हैं, बड़ी वजाहत के साथ। यानी अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। दोगलापन आप अंदाजा लगाएं कि हमने एहतजाज मुलतवी इसलिए किया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। वो मुलाकात अगर 2 डॉक्टर, वो भी गवर्नमेंट की मर्जी के डॉक्टरों पे होनी है, फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। जहां तक के खिलाफ भी इतराज कर रही है पीटीआई इस वक्त, आई आस्क यू ओपनली। देखिए मैंने अपनी जात की हद तक बता दिया, ये मेरे पार्टी का स्टैंड नहीं है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ अगर 2 डॉक्टर वो मिल सकते थे, डॉक्टर आसिम में मिल सकते थे, बैरिस्टर गौर साहब से मिलना चाहिए था, साहबजादा हामिद रजा साहब के हवाले से, फैमिली यानी 2 बहनें को आपने जेल में भेज दिया।
अगर उनको वहां भेज देते। मकसद ये है कि इमरान खान को डिस्कनेक्ट करना है अवाम के साथ। अब सख्त ख़ालाए अमल लेना होगा, जैसे वोकला ने अभी आपके सामने बड़ा वजाहत के साथ कह दिया, और मैं वकील भी हूँ, हम अपनी वोकला बरादरी के साथ खड़े हैं, हम सड़कों में भी रुके आएंगे, और हम किसी आईनी तरबियत देखें बड़ा वजह क्या है, आईनी तरबियत जब पास हो गई उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर इजाजत दें, हाफिज अब्दुल्ला साहब से पूछते हैं, क्योंकि पहले भी आइन साजी हो जाती है अगर मौलाना फजल रहमान सख्त स्टांस ना लेते। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आई होप कि अब आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। मौलाना फजल रहमान ने कहा हमारे ही मुसव्वदे पर सबको इत्तफाक करना पड़ेगा। ये जो खदशात का इजहार कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब, क्या ऐसा हो सकता है अभी भी इन मुसव्वदों से जो उनके खदशात हैं, क्या वो सच साबित हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए फरीहा, बुनियादी तौर पर तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ मुसव्वदे की शक्ल में पूरे मुल्क के सामने, बिलखुसूस अपोजिशन जमातें हों या ट्रेजरी बेंचों पर हुकूमती पार्टी हो या उसके इत्तेहादी हो, और हमारी पार्टी की तरजीहात भी बिल्कुल वाज़ेह है, जिसमें कोई पोशीदगी नहीं है, न हमने कौम से कोई चीज़ छुपाया है। बुनियादी चीज़ है आईनी अदालत, और जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत के बजाय तजवीज़ की है आईनी बेंच का, कि सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट्स के, लेकिन हाई कोर्ट्स के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच की तश्कील हो, और सरबराही वही चीफ जस्टिस किया करे जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तजवीज़ हमने दी है सीनियरिटी की बुनियाद पर, और हाई कोर्ट में 3 की हमने तजवीज़ दी है। अब इसी पर गुफ्तगू शनीद, जहाँ तक और कुछ जुज़ियात और भी है, ये तो जब आज मौलाना साहब की बिलावल से भी मुलाकात हुई है जी, और कल इंशाल्लाह लाहौर में नवाज शरीफ साहब की उनकी मुलाकात होगी, फिर यहाँ आके इंशाल्लाह PTI के दोस्तों से भी मुलाकात होगी। तो कोशिश तो जमीयत उलमा इस्लाम का यही है कि जो भी आईनी तरमीम आप करना चाहते हैं, बुनियादी चीज़ ये हो कि उस आईनी तरमीम से आइन की चेहरे को मस्ख करने की कोशिश कोई भी पार्टी ना करे, और उनकी रूह की तब्दीली में कोई किरदार अदा ना करे। एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए कि जो भी आईनी तरमीम आप लाने चाहते हैं या मैं लाना चाहता हूँ, उसमें बुनियादी मकसद इदारे की इस्लाह हो, अपने पार्टी मफादात या सियासी मफादात या एक शख्स के लिए ये ना हो, या किसी इदारे को जो एग्जीक्यूटिव से, मुकन्ना से, जुडिशरी से अलग कोई इदारा हो, उसको मजबूत करने के लिए या उनके हाथों को मजबूत करने के लिए ना हो, और आइन की रूह के खिलाफ ना हो। तो जमीयत उलमा इस्लाम की स्टांस यही है, अभी भी कोशिश यही है, कंसेंसस गुफ्तगू तमाम पार्टियों के साथ गुफ्तगू शनीद, ताकि इत्तेफाकी राय पैदा हो सके। बट हाफिज साहब, जो ख़ासतौर पे काजी फायज ईसा के हवाले से बात है कि एक यही बात आई कि आप कहते हैं कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन क्या आप इस पे राज़ी हो जाएंगे कि अगर आईनी अदालत बने और वो वहाँ चले जाएं? इस पे मौलाना फजल रहमान मुत्तफिक हो सकते हैं? देखिए, हमने जो तजवीज़ दी है मैं उसी पर बात करता हूँ। अगर वो तजवीज़ अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से बाकायदा दस्तावेजी शक्ल में या सेकंड ऑप्शन के तौर पर मुसव्वदे में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा मैं उस ऑप्शन पर क्यों बात करूँ जो न मुसव्वदे में मौजूद है, न हमारे गुफ्तगू में जो हमारे लॉयर है, कानूनी माहिरीन है, न उसको आज तक ये ऑप्शन दिया गया है। लिहाजा ऑप्शन वही है जो मुसव्वदे की सूरत में हमने दिया है कि आईनी अदालत के बजाय बेहतर ये होगा कि आप आईनी बेंच पर हमारे साथ इत्तेफाक करें, क्योंकि बात यह है कि आईनी अदालत के लिए आपके पास 150 या उससे भी कम केसेस है। अब 150 केसेस के लिए आप एक अलग अदालत तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये माकूल भी नहीं है। अगर इन्हीं केसेस को सुनना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच भी सुन सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि JUIF का इस हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि काजी फायज़ ईसा अपने टाइम पे रिटायर हो, नई चीफ जस्टिस आए? देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जैसे पहले मामूल
आ रहा है कि जो सीनियर हो वो चीफ जस्टिस होना चाहिए, जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रिटायर हो के जा रहे हैं, बेशक एहतराम के साथ, जैसे पहले वो जाते थे आज भी वो जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसका अभी हमारी जो तजावीज़ है, जो मुसवदा है, उसमें किसी शख्स के हद तक महदूद नहीं है हमारा मुसवदा। न आइन को किसी शख्सियत तक हमने महदूद किया है कि फ़लान नाम शख्स को हमारी तरजीह है, फ़लान चीफ आने वाला चीफ हमारी तरजीह है, या जाने वाला चीफ हमारी तरजीह है। हमारी तरजीह यह है कि आइन अपनी असली हालत में और बरकरार हो। हमारी बुनियादी कोशिश ये है आइन में तरमीम हो, लेकिन आइन की असली हालत को न चढ़ा जाए। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद अली गौहर बलोच साहब आई कम स्ट्रेट टू यू। बड़े पेशेंटली आपने हमारी डिबेट को सुना है, आपसे बहुत सारे सवाल हैं। वी विल आस्क राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब, एक तो ज़रूर बताइएगा कि जब कल वादा कर लिया था गवर्नमेंट ने, तो फिर जाने देते बानी पीटीआई के मालिज को? क्या वजह थी कि उसके ऊपर भी फिर हुकूमत ने कहा कि नहीं, हम दिखाएंगे कि हम अपना वादा पूरा नहीं करेंगे? लेकिन अब ये लग रहा है कि आईनी तरमीम अगर हो भी जाती हैं तो ये ड्राइविंग सीट पे पीपल्स पार्टी है या JUIF है, आप लोग तो आप इसको ओन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, जहाँ तक आपने डॉक्टर्स की बात की, तो वो जाहिर है जो ऑफिशियल डॉक्टर्स हैं उन्होंने विजिट किया, उसके बाद उन्होंने एक मतलब है कि उनकी खैरियत के बारे में वो सारी रिपोर्ट बताई, और उसके बाद जो इस वक्त चेयरमैन PTI हैं उनकी भी ट्वीट अभी आप बता रही थी, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद मजीद बहस नहीं बनती। हाँ, मैं एक जरूर चेयरमैन PTI ने तो इतनी खुश असलूबी से वो ट्वीट किया है जैसे वो खुद देख कर आ गए हों, उनकी यकीन को सलाम। डॉक्टर जाहिर है जो ऑफिशियल डॉक्टर्स हैं वो किसी सूरत भी गलत रिपोर्ट नहीं करेंगे, और ना ही हमें ऐसा सोचना चाहिए। तो आप कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि बानी PTI इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपने जमाना खान साहबा की भी ट्वीट देखी होगी, जो कि ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल ऑडियंस पे गई होगी। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटलाइज थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया, उन्होंने रिपोर्ट्स दी, और उस वक्त जब बानी PTI सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया था। उन अपनी हुकूमत के होते हुए भी उन सरकारी डॉक्टर्स पर एतमाद का इजहार नहीं किया था। मुझे ये भी याद है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब UK में थे, तो बार बार एम्बेसी कही थी कि हमें एक्सेस दिया जाए, हम अपने डॉक्टर से पता करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स दी थी। जाहिर है वो उस वक्त उनके मौलिज जो थे वही थे, और वो इलाज के लिए गए थे, और उस वक्त तो फिर उनके मौलिज ही उनके बारे में बेहतर राय देते। तो सर हाई मॉरल ग्राउंड ना लें इसके ऊपर प्लीज। जब मुश्किल आती है तो हर कोई अपनी अपनी जो चीज़ होती है मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जेल में उनको तमाम सहूलतें हैं, मेरा ख्याल है कि जेल मैनुअल से हट के भी वो बहुत कुछ इंजॉय कर रहे हैं, और बाकी तो जाहिर है कि वो अदालतों में केसेस है। अच्छा, जेल मैनुअल से हट के क्या एंजॉय कर रहे हैं, जरा बता दें आज हमें। जाहिर है उनके जो मेन्यूज हैं, जिस तरह से उनको टीवी दिया हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर उनका खाना जो है वो अपनी मर्जी का आता है, और जितनी लंबी लाइनें हैं मुलाकातियों की, ये मासवाए ये 2-4 दिन जब से पाबंदी लगी, इसके अलावा तो बड़ी एक तवील लिस्ट होती है। आम कैदी की तो इतनी मुलाकातें नहीं करवाई जाती, आम कैदी से तो इतने लोगों को नहीं मिलवाया जाता। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर तमाम लोगों की जो मुलाकातें थी वो बंद कर दी गई थी, और कहा था कि जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ रिलेटिव्स मिल सकते हैं, और उनके रिलेटिव्स क्या थे? करीबी रिलेटिव, मेन के जो करीबी रिश्तेदार, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी जेल के अंदर थे, मरियम साहबा भी जेल के अंदर थी, और हमदा साहब भी जेल के अंदर थे, और उनसे बाहर कोई मिलने वाला भी नहीं था, और जो जेल के अंदर थे उनसे भी मुलाकातें नहीं करवाई जाती थी। तो इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने मजालिम को और वो वक्त याद करना चाहिए कि जिस तरह की ये सलूक करते हैं। ये आप कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट है, बदला है? नहीं, ये बदला नहीं है। उसके बरक्स ये तो एक्सरसाइज वाली मशीनें भी हैं, टीवी भी है, जिम भी बनाया हुआ है, और भी दीगर सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मर्जी के मेन्यू आ रहे हैं, जब चाहते हैं कि एक दर्जन वकला से भी मुलाकात हो जाती है, जब दिल करता है
पार्टी लीडरशिप की, और तमाम जो मुल्क में इंतशार एहतजाज के नाम के ऊपर जो अनारकी फैलाई आ रही है, वो सहूलतें भी वो जेल में बैठे ही सारी बट आपके ख्याल से वादा खिलाफी कोई नहीं की आप लोगों ने, एंड यू नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट? इसमें ये देखें, ये मामलात मेरे आपके या किसी और के नहीं दायरा, ये गवर्नमेंट के और उस चीज़ के मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट के बाद कोई दूसरी राय नहीं बनती, और बाकी ऑब्वियसली मुलाकातें भी खुल जाएंगी, तो फिर सारे लोग जाकर उनको मिलेंगे जो ये प्रोपोगंडा कर रहे थे। मकसद ये है कि ये प्रोपोगंडे के मास्टर हैं, इन्होंने क्या कहा नहीं कहा कि खान साहब। आपकी आवाज खराब हो रही है अली गौहर बलोच साहब, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी आवाज को ठीक कीजिएगा। अजीज साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, एक बात मुझे जरा हाफिज साहब से पूछने दें। आई एम कमिंग टू यू हाफिज साहब। कल हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत JUIF के अरकान भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नूर आलम खान साहब का नाम भी लिया। क्या आपको कोई शिकायत आई है अपने किसी रुकन की तरफ से आपकी पार्टी को? मुझे तो अभी तक अपने पार्टी के हवाले से या पार्टी के दोस्तों से जिससे भी हमारे आज तक राबिते हुए हैं या कहीं हमारी उठक बैठक हुई है, कहीं भी नूर आलम खान का मुज़ाकरा नहीं हुआ है इस हवाले से कि नूर आलम खान साहब या हमारे पार्टी में कोई और नाम, क्योंकि आपने नूर आलम खान का नाम लिया तो अभी तक मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी पार्टी में से किसी को तोड़ दिया जाए। अगर फ़र्ज करे PMLN की हुकूमत या बशमूल पीपल्स पार्टी आईनी तरामीम को इस तरह वो पास कराना चाहती है, फिर मेरे ख़्याल में ये जिस तरह पार्लियामेंट पर किसी को कौम को एतमाद नहीं है और अवामी मैंडेट के हामिल पार्लियामेंट को नहीं समझते, तो लिहाजा जब आप इस किस्म की तरामीम करते हैं और फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए या दबाव और डराने और धमकाने के ज़रिए, फिर आप मुझे बताइए इसको आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये कंसेंसस के ज़रिए कुफ्त शनीद के ज़रिए ये तरामीम पास हुई? फिर तो ये तो या दौलत इस्तेमाल होगा या ताकत इस्तेमाल होगा, तो इस पर न कौम एतमाद करेगी इन तरामीम पर, और न पार्लियामेंट में जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं न वो एतमाद करेगी, बल्कि आपके अंदर में से पार्लियामेंट में जो हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग हैं उनकी ज़मीर उसको मलामत करेगी। एक तो अखलाकियात का जनाजा तो पाकिस्तान में वैसे निकल चुका है, लेकिन फिर भी उसकी ज़मीर उसको मलामत करेगी कि ये जो कुछ हो रहा है ये तरीक़ा जमहूरी नहीं है। राइट अज़ीज़ साहब, तासुर ये है कि JUIF के बगैर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगी। आपकी सारी की सारी जो प्रेशर टैक्टिक है वो JUIF के बरहूने मिन्नत है। द डे JUIF डिसाइड्स कि हम साथ जा रहे हैं गवर्नमेंट के, आपके पास और कोई प्रेशर टैक्टिक नहीं है। देखिए एक बात तो मैं बताता चलो, अभी मैं सुन रहा था वही बातें, झूठ, अपना तरीकाकार यही है हमारे PML के दोस्तों का। देखिए मैंने बार चैलेंज करता रहता हूँ और अब भी करता हूँ, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो मैनुअल से बाहर है। मैं एक एक रूल बता दूंगा। साइकिल मिली है वो जेल मैनुअल के मुताबिक, खाना घर से आ रहे हैं जेल मैनुअल, कोई भी जेल मैनुअल के खिलाफ नहीं। अगर होता तो ये वापस ले लेते ना। इन्होंने कहा इन्होंने कोई एहसान करना है, मुआवजा कर रहे हैं। नवाज शरीफ की 26 मुलाकातें होती थी, आज रिकॉर्ड कौम के लिए सामने रख रहे हैं। यानी मेरी कोई तकरीबन समझ लें 9 महीनों के अंदर 5 मुलाकातें हुई हैं। 17 अगस्त को मुलाकात, ये जो मुलाकात मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है वो तो बड़ा साइड पे रख दें आप। दूसरी जहाँ तक बात है, नूर आलम पे बिल्कुल एतबार नहीं। नूर आलम पहले आपको पता हमारे साथ थे। नूर आलम साहब आप क्यों उनके बारे में ऐसी बात करें? उनकी पार्टी के मेंबर ने कर ली थी बात, अब उनके ऊपर बात नहीं कर रहे थे, प्रेशर की बात कहते हैं। आप तो खुद कहते हैं कि आपके लोगों पे प्रेशर है। मैं जवाब दे देता हूँ। जिस तरह देखे ना मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, वो अपनी जगह है। प्रेशर टैक्टिक इसमें कोई शक नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने, मैं तारीफ करूंगा उनकी, लेकिन वो बात सिर्फ एक की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंचेस बनाने के हवाले से, और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। हम इससे इत्तेफाक करेंगे इस तजवीज़ से कि आप अपना आईनी बेंच बना ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बाकी तरमीम में ये साथ दे रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि वो सरों पे मुसल्लत रहेंगे, उनको तो उठा के बाहर फेंकना चाहिए ना कि वो क्यों रखा हुआ है। उनका टेन्योर पूरा आ गया, घर जाए वो। फिर आगे अपना आर्टिकल 17 में जो तरमीम हो रही है या बाकी अपना बुनियादी हकूक के हवाले से उम्मीद है कि उन सख्त तरामीम पे भी ये साथ नहीं देंगे। लेकिन नजर जो आ रहा है ना
नजर यही आ रहा है कि वो 2-3 तरह से साजिश कर सकते हैं। मैं बता दूं, एक तो जमीयत उलमा इस्लाम में से कुछ लोगों को तोड़ने की बात, जैसे हमारे लोगों को तोड़ने के लिए हमने कोशिश तो की है बड़ा कुछ आसपास करने की, लेकिन आपको पता है जब बड़े घर से फैसले हो। दूसरी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अभी तक अब अमल दरामद नहीं हुआ, हाई कोर्ट में पटिशन दायर की हुई है, फिर अमल दरामद नहीं हुआ, तो वो नए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन कहीं उनको सीटें ना दे दे। ये मैं आपको बड़ी बात कहने लगा हूँ, जो मेरा खदशा है। रिजर्व सीट्स आप कह रहे हैं कि वापस चली जाएंगी? हाँ, लेकिन देखे ना, वो अगर वो सीटें उनको दे दी, वो सीटें दे दी तो फिर तो मेजोरिटी इनके पास आ जाएगी। रिजर्व सीटों पे जो उनका हक नहीं है, वो हक ले जाके वो डाका मारने की पूरी उनकी पूरी तैयारी है। और मैं जमीयत उलमा इस्लाम साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो कुछ भी करना है, जिस तरह जस्टिस काजी फाइज साहब पे मुबारक सानी के केस के बाद बड़ा क्लियर स्टैंड लिया मौलाना फजलुर रहमान ने, ये भी जो तरामीम लेनी है, ये तरामीम अपना 23 के बाद हो। ओके, अगर इजाजत दें प्लीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है। अली गौहर बलोच साहब, किसी और की रिजर्व सीट्स के साथ क्या आप अपनी तरमीम पास करवाएंगे? नहीं, देखें, ये तो फिर एक अलग डिबेट है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुपिंग बन गई थी और कुछ इंतहाई काबिल एहतराम जजेस की तरफ से ये क्लियर तासर आ रहा था कि वो एक पार्टी की तरफ से सहूलतकारी हो रही है, और वो डे वन से कहीं ना कहीं से फराम की जाती है, इधर से भी की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई सहूलतकारी नहीं की, कोई फैसला आपके फेवर में नहीं आया, किसी की मुद्दत खत्म नहीं हुई इलेक्शन लड़ने की, किसी की सजाएं वापस रिवर्स नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ? मेरी बात तो पूरी सुन लिया करें, मुख्तसरी होती है, जिस तरह मेरे बाकी भाइयों की सुन रही है, मेरी भी बात सुन लिया करें। गुजारिश ये है कि वो जिस तरह से पार्लिमान ने किरदार अदा किया और जो आईनी बहरान और जिस तरह से मुल्क के ऊपर हमलावर होकर ये इंतशार फैला रहे हैं और जिस तरह से आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लिमान एक इदारा है बाकी इदारों की तरह, और सब इदारों से बढ़कर एक इदारा है। तो मैं समझता हूँ कि जो पार्लिमान ने फैसला किया है वही फैसला आखिरी। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि वो सीट्स जो हैं वो किसी सूरत भी इनको देनी नहीं बनती। हाँ, उसमें तो जो इख्तलाफी फैसला आया उसमें खुद जज साहबान ने लिखा कि भाई ये आइन की फलां दिफात जो है वो मुअत्तल करना पड़ेगी अगर इस अक्सरियती फैसले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना है। ये तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पार्लिमान का कि उन्होंने वो किरदार अदा करके मुल्क को एक आइनी बहरान से बचाया। तो सीट्स तो बड़ी क्लियर है, वो तो मिलनी चाहिए। ओके, ठीक है, मुझे रैप अप करना है, बट हाफिज हमदुल्ला साहब एक तो जरूर जवाब दीजिएगा। जो अज़ीज़ सदीक साहब ने कुछ इतराज़ात उठाए इलेक्शन कमीशन के हवाले से, बट ये जो सीट्स हैं इनको हम डिस्प्यूटेड सीट्स कह देते हैं, हम इनको ना पीटीआई की कहते हैं ना हम इनको किसी और की कहते हैं। डिस्प्यूटेड सीट्स के साथ जो कि रिजर्व सीट्स हैं, अगर ये तरमीम होती है तो कितनी मजबूत तरमीम होगी? है देखिए, बात यह है, मैं तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब हमने उन आईनी तरामीम की जो मुसवदा था, जो इब्तिदा में हुकूमत रातों रात उनको पास कराना चाहते थे, और जमीयत उलमा इस्लाम ने उसको यकसर मुस्तरद किया। अगर जमीयत उलमा इस्लाम ना होती तो मेरे ख्याल में वो रातों रात वो मुसवदा पार्लियामेंट से पास कराया जाता। ऐसे ही है। तो जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार ये है, अभी भी जो जमीयत उलमा इस्लाम किरदार अदा कर रही है, कोशिश हमारी यही होगी कि देखे जमीयत उलमा इस्लाम जो मौलाना फजलुर रहमान साहब बिलावल के पास जाते हैं, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं, फिर आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद क़यादत के साथ मुशावरत करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मौलाना चुपके और रात के तारीकी में ये सब कुछ कर रहा है। ये तो मेरे सामने मौलाना साहब ने पीटीआई वालों को कहा कि आपसे जो भी चीज़ हो आपसे शेयर करेंगे, आपका आउटपुट उसमें होगा, आपकी राय उसमें होगा। तो जब बात यही है, पीपल्स पार्टी से भी यही बात हुई है और पीटीआई से भी यही बात हुई है, कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी तरामीम सामने आ जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तमाम पार्टियां उस पर मुत्तफिक हो, एक इत्तेफाकी राय हो उस पर। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ आपको? ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू। बट अज़ीज़ सदीक साहब, आपने जाते जाते फिर एंडोर्स कर दिया। सवाल ही मेरा ये था कि JUIF के ऊपर इन्हिसार करने के अलावा आपकी क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि स्ट्रेटजी सारी की सारी JUIF पर है। उनको कह रहे हैं कि ये वाली बात क्यों मानी, वो वाली बात क्यों नहीं मानी। भाई वो उनकी जमात है, उनका मौक़िफ़ है, आप अपनी जमात का मौक़िफ़ बताएं, आप अपनी स्ट्रेटजी बताएं। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
बैक। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास कल होने जा रहा है। आज चीन, रशिया, भारत समेत कई ममालिक के अहम रहनुमा इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक इशारा दिया। कल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में रुकन ममालिक के माबैन रवाबत फ़रोग़ देने और तजारती ताल्लुकात में बेहतरी पर गौर किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, वी विल कीप यू पोस्टेड। कल के इजलास की सबसे अहम जो नज़रें होंगी, ख़ासतौर पे करंट अफेयर्स या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से, वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की पाकिस्तान में मौजूदगी है। जयशंकर के पाकिस्तान आने से एक दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त को इंटरव्यू में भारत से ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। नवाज शरीफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी के सामने कश्मीर में जारी मज़ालिम और आर्टिकल 370 की बहाली के पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भूल गए कि चंद दिन कबल ही शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मज़ालिम पर बाकायदा तौर पर आवाज़ उठा चुके हैं। ज़रा देखिए। Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. India must reverse every day in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. Apart from conflicts, the 21st century has brought a cascade of crises, including the reversal of development and the mounting impact of climate change. हमारे साथ कमर चीमा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस चीमा साहब। यकीनन इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान टुमारो इन पर्टिकुलर, लेकिन जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसकी इम्प्लिकेशन क्या है? और कल जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ को समझना चाहिए था कि उनका एक स्टेचर और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का जो स्टेचर वो ये है कि अगर उन्होंने इंडियन सहाफ़ी से मिलना था तो किसी डेलीगेशन में मिलते। क्या पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भारतीय साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या भारतीय लीडरशिप इस तरह एक्सेस देती है? एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड अदरवाइज कई दफ़ा भारत को टॉक्स का, बातचीत का कह चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से हमने कभी रिस्पांस नहीं सुना। और भले जब PDM-1 की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने UAE में जाके भी बड़ा कहा कि जी हम बात करना चाहते हैं, इंडिया ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, अगर वाकई वो चाहते हैं, नवाज शरीफ चाहते, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि कोई अपनी पर्सनल एमिसरी भेज देते, कोई बात करते। लेकिन इस तरह अब इंडियन मीडिया के अंदर ये उछाला जा रहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो हर कीमत पर बात करना चाह रहा है, मोदी साहब क्यों नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब चीज़ थी जो कि नवाज शरीफ साहब ने की है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर की आप बात कर रही हैं, मैं समझता हूं कि उनका आना खुशाइंद है। 8 साल के बाद एक किसी इंडियन ऑफिशियल का पाकिस्तान आना और ऑफिशियली हैंडशेक करना, इट्स अ गुड स्टेप इन राइट डायरेक्शन। हम वेलकम करते हैं उनको। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें जारी बात है, कोई बायलैटरल नहीं है। और इंडिया ये सिर्फ हमारे लिए नहीं आया, अपने लिए आया है। इंडिया को पता है कि अगर हम नहीं जाते वहां पे तो वहां पे एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार होना है, उसमें उनकी एब्सेंस में कोई मसले हो सकते हैं, उनकी मर्जी का डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। सो इंडिया डेफिनेटली अपनी उन चीजों को देखते हुए यहाँ पे आया। राइट। जयशंकर एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान पहुंचे जब उनका मुल्क कनाडा के साथ खराब सफारती ताल्लुकात का सामना कर रहा है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल का इल्जाम में कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 एहलकारों को मुल्क से बेदखल कर दिया। उनकी और हमने ये भी देखा कि जो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने भी बड़ा सख्त बयान दिया है। कमर चीमा साहब, क्या वो जो बादल हैं इस वक्त वो मंडला रहे हैं इंडिया के ऊपर? माइकल कुगलमैन की भी मैं ट्वीट पढ़ देती हूँ, ही इज़ एन एनालिस्ट, US बेस्ड एनालिस्ट। वो कह रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर अपनी साख मनवाने का सुनहरी मौका है। ऑपोजिशन के मुजाहरे मनसूख होने और भारत की आलमी सतह पर मनफी हेडलाइन बनाने से पाकिस्तान को इजाफी बोनस मिला है। सो जो कनाडा के साथ मामला है, क्या इससे पाकिस्तान को इजाफी बोनस मिला है? देखिए, कनाडा ने भारत को ये कहा है कि भारत
कनाडा के अंदर दहशतगर्द जमातों को लेके आया, उनको स्पॉन्सर किया और कनाडा के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स तो निकाले हैं। वो ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद जो कनाडा है वो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी सैंक्शन कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमित शाह साहब ने इसका ऑर्डर दिया था। अब देखना है कि जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है वो और जो G7 है वो भी इस हवाले से जानते हैं कि इंडिया की ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये पकड़ी गई है। और अब इंडिया ने अमेरिका के अंदर एक जो अपनी टीम भेजी है अमेरिका को साबित करने के लिए कि इंडिया किसी किस्म की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है उस सिलसिले में अमेरिका में इन्वॉल्व नहीं है। सो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए मुश्किल वक्त जो है वो आ गया है इस वक्त। और एक अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि एक जानिब जो SCO हो रहा है, दूसरी जानिब इसराइल की लेबनान और फ़लस्तीन में नस्लकुशी बाकायदा तौर पर जारी है। इसराइल ईरान की जानिब से हमले का जवाब देने की भी तैयारी कर रहा है। कह रहा है अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, जिनके मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की पेश की इतला दे दी है। अखबार ये कह रहे हैं चीमा साहब कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि इसराइल ईरान की जौहरी या तेल तंसीबात पर हमला नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बताया है कि हमले का हदफ और निशाना ईरानी फ़ौज को बनाया जा सकता है और इस हवाले से इसराइल की इस मनसूबा बंदी कर रहा है। रिपोर्ट ये भी कह दी है कि मामले से वाकिफ 2 एहलकारों का हवाला इसमें मौजूद है जिन्होंने ये बात कन्फर्म की है। चीमा साहब, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी? देखिए, पॉसिबिलिटी तो ये है कि इजराइल जो कि मुसलसल जंग को एक्सपैंड कर रहा है वो इसमें बिल्कुल कोशिश करेगा कि हालात मज़ीद ख़राब हों। अमेरिका के अंदर आपको पता है इलेक्शंस हैं, जो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इजराइल को कहें जंग बंद करें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडल ईस्ट की जंग फैल रही है और इसके ऊपर जो यूरोप है वो बड़ा परेशान है, क्योंकि जो लेबनान है उसकी ऊपर जितना भी हमला होता है, माइग्रेशन होती है, तो यूरोप डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। वो मेडिटरेनियन सी के ऊपर है और इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर हम वाकई सीज फायर चाहते हैं तो हमें इजराइल को असला देना बंद करना होगा। अब थर्ड मिसाइल सिस्टम भी, जो डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के पास आ रहा है, उनके पास ट्रेंड फौजी नहीं है जिसके लिए अमेरिकन फौजें भी वहां पहुंच रही हैं। सो लग ये रहा है कि मुश्किलात हैं। यही वजह है कि शायद ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान नहीं आए। बट लेट्स सी के हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बट जो जंग है वो मुसलसल तेज होती नजर आ रही है। सो जब जंग तेज होती नजर आ रही है तो देन आर वी गेटिंग क्लोजर टू वर्ल्ड वॉर 3? नहीं, मैं इसको इट विल बी टू अर्ली टू से वर्ल्ड वॉर 3। बट एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इस जंग के नुकसानात तो हो सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। दुनिया में जो है वो एक नई जो आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। मिडल ईस्ट बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रहा है, वो भी इस जंग में जा सकता है। अगर ईरान पे हमला होता है, ईरान हमारे बॉर्डर पे बैठा है, हमें भी केयरफुल रहना पड़ेगा कहीं पे ईरानी जो इजरायली है कुछ मिसकैलकुलेशन ना कर दें। हमारी एयरफोर्स को केयरफुल रहना होगा, हमारे डिफेंस सिस्टम को केयरफुल रहना होगा। आई थिंक इट्स अ डेलिकेट टाइम बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। राइट, कमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। कल इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान इंडीड। वी विल कीप यू पोस्टेड। हमारे चैनल के ऊपर एक ट्रांसमिशन भी है, सो डू वॉच अस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।